तो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये याद रखें, अपने पास नोट कर लें। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो 4 चीजों की है। नंबर 1, क्लाइंट की जान, माल और डॉक्यूमेंट्स और उसका इमेज, उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट। ठीक है ना। ये 4 चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जब हम वहां पे अपने गार्ड डिप्लॉय करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी जो है ये बन जाती है। और उसके बाद जो है सिर्फ हमने बंदे खड़े नहीं करने, ठीक है, हमने बंदे को सिखा के, बता के, और फिर हमने उसको खड़ा करना है, हमने उसको सिक्योर करना है। हम लोग सिक्योरिटी के लोग, हमने सिक्योर करना है, ना कि जो है हमने बंदे खड़े करने हैं, वो बंदे काम करें ना करें, बंदों को समझ हो ना हो। अच्छा, उसमें जो है वो अगली जो बात है वो लोकेशन और दीगर इलाकों के बारे में मालूमात। जब आप नई लोकेशन लगाते हैं तो आपको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप लोकेशन देखने जाते हैं तो आपको ये वहां लाजमी देख लिया करें कि उसकी दीवारें जो हैं वो किस तरह हैं, उसके ऊपर फेंस लाइट लगी हुई है, रेजर लाइट लगी हुई है, और खारदार तार जिसको कहते हैं। और उसके बाद जो है वहां पे कैमरे कितने हैं, और गार्ड की जो है, अगर आप उसको बताएंगे ना क्लाइंट को कि यार गार्ड जो है वो आपको इतने रिक्वायर्ड होंगे, वो आपको कहेगा यार मुझे 10 गार्ड दे दो, 5 दिन 5 रात, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई इतने जो गार्ड हैं ये आपको इतने रिक्वायर्ड होंगे। गेट पे इतने होने चाहिए, गेट पे 2 आदमी गेट खोलने के लिए, एक जो है गनमैन हो, एक कैरियर पे हो, जो भी उसकी सिचुएशन बनती है उस लोकेशन की। फिर उसके बाद जो है जो पोस्टें हैं, अब कोई बता सकता है मुझे पोस्टें जो हैं वो कितने फासले पे होनी चाहिए गार्ड्स की? गार्ड की जो है ना पोस्टें बनाएं आप, और पोस्टें जो है उतना फासला हो। तो मेरा आपसे सिंपल सवाल ये है कि उस पोस्टों के दरमियान जो है कितना फासला होना चाहिए? एक पोस्टों के दरमियान जो फासला होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, कि उसमें कम से कम जो है 200 मीटर का फासला। आपका जो 12 बोर है या 2 to 3 है, उसकी कारगर रेंज कितनी है? कारगर रेंज का मतलब है उसकी इफेक्टिव रेंज कितनी है, वो कहां तक हिट करके गिरा सकता है, बंदे को जख्मी कर सकता है, कोई बताएगा? उसके बाद 2 to 3 जो है, 0.2 to 3 यही रफलें होती है ना हमारे पास, या 12 बोर होगी या 2 to 3 होगी। और उसके बाद जो है या पिस्टल होगा या MP5 होगी। MP5 भी 30 बोर होती है, 9mm भी होती है, ज्यादातर 30 बोर होती है। तो एक उसकी जो कारगर रेंज है, एक 12 बोर की या एक 2 to 3 की, वो होती है 100 मीटर। कितनी मीटर होती है? 100 मीटर। और जो पिस्टल है 9mm हो गया, 30 बोर हो गया, इसकी 50 मीटर जो है उसकी कारगर रेंज है। जब पोस्ट पे बंदा खड़ा करते हैं तो पोस्टों वाले को हम क्या देते हैं? ज़ाहिर बड़ा हथियार देंगे जो कि बाहर से नजर भी आए, और उसकी कारगर रेंज भी जो है वो ज्यादा है, उसकी पिस्टल से ज्यादा है, वो 50 मीटर। तो पोस्टों के दरमियान जब फासला होगा तो वो 200 मीटर का होगा, ठीक है, ताकि कोई भी बंदा इस तरफ से आ रहा है तो वो 100 मीटर उसकी रेंज में रहेगा, 100 मीटर इसकी रेंज में रहेगा। ठीक है, वो रेंज में आ रहे हैं ना दोनों की, या इसकी रेंज में होगा या इसकी रेंज में होगा। दूसरी बात है पोस्टों का, आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि नजरी मिलाप, गार्ड्स का एक दूसरे के साथ नजरी मिलाप हो, एक दूसरे को भी वो देख सके, और दीवार के ऊपर वो बनी हुई हो, और आप जो है अंदर वाली साइड पे भी देख सकते हैं और बाहर वाली साइड पे भी गार्ड जो है वो देख सके, ना कि बिल्डिंग के ऊपर हो। बाज़ औक़ात बिल्डिंग थोड़ी पीछे होती है तो बंदे को नजर नहीं आ रहा था बाहर से क्या हो रहा है, दीवार से वो टप सकता है। ठीक है, अगर वो नहीं मानता, वो अमूमन नहीं मानेगा, वो कहेगा यार बस दे दो, ये इस तरह करो, लेकिन आपने अपनी सजेस्ट उसको देनी है। जब उसके साथ कोई ऐसी वाकया हो तो आप उसको कह सकते हैं कि साहब हमने आपको सजेस्ट किया था, यहाँ यहाँ कैमरे होने चाहिए, यहाँ यहाँ जो है बैरियर होना चाहिए, यहाँ दरवाजा होना चाहिए, यहाँ जो है वो पोस्ट यहाँ पे होनी चाहिए, और इतने फासले पे पोस्ट होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो है लोकेशन के इर्द गिर्द के हालात जो इलाके हैं, अब उसमें जो है आपने ये देखना है कि उसके बैक साइड पे, पिछली साइड पे क्या है, कोई फैक्ट्री है, एम्बेसी है, उसका थ्रेट लेवल आपने देखना है, उसका खतरा देखना कि वो कितने खतरे पे है, कितने रिस्क पे है वो जगह, तो आपको उससे कितना रिस्क है। ठीक हो गया। इसी तरह राइट पे क्या है, सामने क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपने लुक आफ्टर करनी है। जो है वो फोम की फैक्ट्री हो, एक बात है, अब फोम में कौन सा रिस्क हो सकता है? आग लग सकती है। जो मेडिकल
कि फैसिलिटीज क्या है उस इदारे में। क्या उधर फर्स्ट एड बॉक्स है या बड़ा इदारा है तो क्या डॉक्टर बैठा हुआ है, फर्स्ट एडर है, क्या जो मेडिकल की उधर फैसिलिटी है। अगर कोई बंदा जो है जख्मी हो जाए तो वो कितना दूर जो है हॉस्पिटल है जो उसको ले जा सकते हैं, कि उस हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटी क्या है, क्या सहूलियात है। क्या वो किसी शॉट गन लगी हुई बंदे को ट्रीट करते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, बात क्लिनिक होती है ना, वो गोली लगा हुआ बंदा भेज दो या कट लगा हुआ या फिर ज्यादा टांग वांग टूटी हो तो कहते नहीं हम नहीं लेते आप। तो आपको उसकी फैसिलिटी पता होनी चाहिए कि क्या फैसिलिटेट ये कर सकते हैं। कि अभी भी लोकेशन पे कोई मसला हो जाए तो आप इधर दूर बैठे हैं तो आप उसको कह सकते हैं भाई इसको जो है फलां हॉस्पिटल ले जाओ, वहां पे ट्रीटमेंट होगा। आपको पहले से पता होगा कि उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। फिर उसमें जो है फायर फाइटिंग की जो है वो क्या इंतजाम। मिसाल के तौर ये ऑफिस है और इसमें एक चीज और देखने वाली है, यहाँ से इमरजेंसी एग्जैक्ट भी नहीं है। हम कोई अगर आग लग जाए यहाँ पे तो रास्ता एक ही है, ठीक है, सीढ़ियों भी उधर ही है और लिफ्ट भी उधर है। लिफ्ट में तो हम बैठ नहीं सकते, जब आग का सूरत हो सीढ़ियों से जाएंगे। और इमरजेंसी एग्जैक्ट वहाँ पे देखना है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी चीज है, इमरजेंसी एग्जैक्ट कहाँ कर सकते हैं, कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो इस्तेमाल कैसे करना है। जो है जो वॉक थ्रू गेट लगा होता है, ठीक है। अब वॉक थ्रू गेट जो है और मेटल डिटेक्टर जो हाथ से स्कैन करते हैं, उन दोनों में क्या फर्क है, मेरा सवाल। एक वॉक थ्रू गेट में और एक मेटल डिटेक्टर जो स्कैनर है उसके अंदर क्या फर्क है, नंबर एक सवाल। नंबर दो सवाल ये है कि मेटल डिटेक्टर जो है वो क्या काम करता है, कोई बता सकता है। मेटल डिटेक्टर जो है वो मेटल को सर्च करता है। अगला सवाल मेरा ये है कि मेटल क्या चीज है, इसका कौन बताएगा। कोई धात की चीज जो है उसको मेटल कहते हैं। अच्छा, दूसरा अगला मेरा सवाल है, क्या मेटल डिटेक्टर जो है वो बम को सर्च कर सकता है, नहीं कर सकता। वो कर भी सकता है, दो बातें हो सकती हैं। या मेटल डिटेक्टर जो है वो जो बम के साथ जो चीजें लगी होती है ना, जैसे बॉल बेरिंग है, जैसे वायर है, जैसे बैटरी है, उसको सर्च कर सकता है, वो मेटल की बनी हुई है। लेकिन बम के अंदर जो बारूद है तो उसको कोई सर्च नहीं कर सकता। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस क्या चीज होती हैं, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस ये होती है जो हाथ से बनाए हुए बम होते हैं। एक तो फैक्ट्री में तैयार होता है ना, मिसाइल हो गया या ग्रेनेड हो गया, ये खुद हाथ से जो टेररिस्ट बनाते हैं वो बारूद रखते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द जो है बेरिंग लगाते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो बॉल बेरिंग होगी, फिर कीलें होगी, फिर उसके अंदर डेटोनेटर होता है, फिर डेटोनेटर को फाड़ने के लिए जो है वो बैटरी लगाई जाती है, बैटरी को कनेक्ट करने के लिए फिर या तो फिर टाइम बम होता है या वो मशीन के साथ लगाया जाता है। उसके बाद वो ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट करने के बाद जो है वो डेटोनेटर ब्लास्ट करेगा और उसके बाद बम ब्लास्ट करेगा, तो फिर नुकसान हो सकता है। जदीद जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में आपको मालूमात हो और आप गार्ड को ट्रेन भी कर सकें और क्लाइंट को ब्रीफ भी कर सकें। ठीक है, जैसे वो स्कैनिंग मशीन होती है उसके अंदर बैग रखते हैं तो उसको किस तरीके से हम उसको सर्च करते हैं, ठीक है, क्या चीज होती है कि वो थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के बारे में, ताकि आप ब्रीफ भी कर सकें तो आपको इस्तेमाल भी पता हो। पॉलिसी ये है इदारे की कि हमने सीढ़ियों से नहीं उतरना, हमने लिफ्ट से भी नहीं उतरना। यहाँ पे जो है वो एक रस्सा लगा हुआ है उससे उतरेंगे। एक मैं बेफर्ज एक बात कर रहा हूँ, तो ये पॉलिसियां आपकी जो भी होंगी, जो भी इमरजेंसी में आपकी पॉलिसियां हो सकती हैं, वो उस इदारे की अपनी पॉलिसी, हर इस इदारे की सेफ्टी पॉलिसी होती है, उस इदारे की पॉलिसी उनसे मांगे और अपने गार्ड को जो है वो उसके मुताबिक ब्रीफ करें कि आपकी पॉलिसी किसी को पता ना चल जाए। हर आदमी का जो चश्मा है वो अलग है, तो उसकी तवक्कुआत क्या है उसको हमने समझना कि कस्टमर जो है वो क्या चाहता है, उसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, उसको प्रोडक्ट चाहिए जी, वो कहता है जी बड़े बड़े बाल हों, होते हैं बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं बड़े बड़े बाल हों गार्ड के, और गार्ड को जो है वो आप ये फलां वाली गन दे या इस तरीके से वो खड़ा हो, इस तरीके से वो बात करे। तो अक्सर आपने देखा होगा जब गार्ड को आप खड़ा करते हैं तो वो तरीकाकार जब नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, तो क्या होता है कि वो फेल हो जाता है। फिर आपको चेंज करना पड़ता है, फिर चेंज करना पड़ता है, फिर चेंज करना पड़ता है, उसकी तवक्को। फिर एक क्लाइंट जब गार्ड परफॉर्म नहीं कर सकता ना, वो अपना काम समझता नहीं, तो क्लाइंट जो है वो इस बात को नहीं समझता कि गार्ड का इधर मसला आ गया।
वो जो है कंपनी को उसकी सजा दे। वो कहते हैं कंपनी ठीक नहीं, ठीक है, कंपनी को सजा मिल जाती है। वो कहता है लोकेशन पैक करो, अच्छा दूसरी कंपनी से वही लोग आ जाते हैं दोबारा, उसी तरह के लोग होते हैं ना हमारे पास। वैसे तो दिन में सारे ऑफिस में, फैक्ट्री में, बंगले में मौजूद होते हैं। जब टाइम आता है रात का, या ये टाइम आता है जब ईद के मौका होता है या कुछ इस तरह, वो आपकी सिक्योरिटी वाले ही होते हैं, ठीक है। अगर वो बेहतर परफॉर्म कर गए, अच्छा और कुछ नहीं तो उन्होंने रिपोर्ट ही सही दे दी ना कि जी फलां मैनेजर को बता दिया, कंपनी को, इतनी अक्ल उसमें हुई, आपने डाली हुई उसमें इतनी अक्ल, तो वो आप फिर सक्सेसफुल हो जाएंगे। या उसे फायर ब्रिगेड को या पुलिस को बता दिया, ठीक है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा दो और इसमें लिख दो कि इस बाथरूम में जाना मना है, ठीक है। कितने लोग हैं इस बोर्ड को पढ़ेंगे? या इस बोर्ड के इस बाथरूम के अंदर जाके फ्लश लाजमी करें? नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनल आदमी होगा, जैसे आप जैसे कोई मैनेजर, ऑपरेशन सुपरवाइजर जाएगा, तो उसको कहेगा बेटा ये पढ़, ये क्या है, यहाँ पे जो है फायर डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ है या थोड़े दूर लगा हुआ है, असेंबली पॉइंट ये चीज होती है, ये चीज, वो सारे जो है चीजें आप उसको ब्रीफ करेंगे, आप उसको समझ। रेस्क्यू जो है पूरा एक सब्जेक्ट है। रेस्क्यू क्या है? एक सब्जेक्ट है। अगर आप पढ़ा सकते हैं और आपके गार्ड को रेस्क्यू करना आ जाता है, रेस्क्यू करने का क्या मकसद है ये थोड़ा मुझे बता दें। रेस्क्यू ये है कि जहां पे हादसा हो चुका है वहां से उस सामान को या इंसान को, या कीमती सामान होता है ना, या फिर इंसान को आप उसको उठा के दूसरी जगह ले जाए। अब रेस्क्यू करने का इंसान को एक तरीका है, सामान तो आप इस तरह उठा लेंगे, लेकिन हर इंसान को जो है इस तरह से उठाने का अलग अलग तरीका है। वो रेस्क्यू के ऊपर एक अलग अलग सब्जेक्ट है कि रेस्क्यू जो है जब आप करें तो उसको आपने कंधे पे उठाना है, उसको आपने इस तरह उठाना है, उस दो आदमी से उठाना है, आपने उसको 200 सीट बनानी है, 400 सीट उसको बिठा के ले जाना है, उसकी टांग टूटी है, उसको एक अलग तरीका है ले जाने का, उसका बाजू टूटा है, उसका बांध देना है, किस तरीके से उसको रेस्क्यू करना है। आप अकेले हैं, सीढ़ियों के साथ अपने साथ उस बंदे को बांध के किस तरह आप घसीट के नीचे उतारेंगे, उसकी एबीसी चेक कर। एबीसी जो है वो जब उसकी चेक करते हैं, ए से एयरवे, मुंह से उसका देखते हैं सांस आता है, बी से ब्रीदिंग, नाक से उसका देखते हैं सांस आ रहा है, और सी से सर्कुलेशन, उसकी चेस्ट जो है, इसका एक तरीका है। उसके सीने को जब आप देखते हैं कि उसका सीना जो है वो मूव कर रहा है, अब उसका एक तरीका कार है, आप उसकी चिन के पास, उसकी नाक के पास अपनी ये चिन ले जाएंगे और उसकी सीने की तरफ देखेंगे, इधर आपको सांस महसूस होगा, उसका गर्म हवा लगेगी, सीने की मूवमेंट आपको नजर आएगी, ठीक है। अब आपको पता चलेगा इसका सांस आ रहा है या इसका जो है सिर्फ सांस नहीं आ रहा तो दिल धड़क रहा है। अब इसका सांस बंद है तो सांस कैसे खोलना है, उसका भी एक तरीका है, ठीक है। तो उसकी जो है आपने एयरवेज को क्लियर करना है, उसके मुंह के अंदर कोई झाग फंसी हुई है, खून फंसा हुआ है, या जुबान कभी लुढ़क के अंदर चली जाती है, बंदा इस तरह से, तो वो आपने इसका एयरवे क्लियर करना। फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है सीपीआर, कि आपने देखा होगा मसनूई सांस देते हैं, मुंह से मुंह जोड़ के, और उसको कंप्रेसर दिया जाता है जब वो गार्ड हथियार लेता है और देता है। उस दौरान जो है एक इसका सब्जेक्ट का नाम है एनएसपी, नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशंस। उसने नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। उसका क्या तरीका है कि जब भी वो हथियार हाथ में लेगा, ये 5 रूल याद रखें। जब भी वो हथियार हाथ में लेगा, नंबर 1, सबसे पहले उसकी जो फिंगर है वो बाहर रखेगा, ट्रिगर के अंदर नहीं रखेगा। दूसरा, उसकी जो बैरल है, जो आगे जो उस वेपन के आखिर में होती है, वो मजल कहलाती है, वो जमीन की तरफ रखेगा। और इस तरह वो वेपन को किसी ऐसी जगह पे चेक करेगा जहां पे मट्टी होगी, जहां पे जो है, या मट्टी नहीं है, जैसे यहाँ बिल्डिंग है तो गमला वगैरह, इस तरह की जगह पे जाके वो चेक करेगा उसको। अब उसमें उसके बाद ये 2 रूल हो गए, हाथ बार और ये इस तरह से उसको मोड़ा। फिर उसके बाद उसने करना है एसएमसी, एस से सेफ्टी, सेफ्टी चेक करनी है, लगानी है। एम से मैगजीन, उसकी मैगजीन चेक करनी है। अगर 12 बोर है तो उसको पलट के यूं देखेगा, अगर दूसरी हथियार है तो उसको मैगजीन निकाल देगा। मैगजीन निकालने के बाद फिर उसको पीछे कॉक करेगा, अगर 12 बोर है, अगर 223 वगैरह है तो इस तरह, और पिस्टल है तो इस तरह। फिर उसके अंदर सी से है चेंबर, ठीक है। चेंबर के अंदर वो देखेगा, चेंबर के अंदर फिर आगे फिर 3 पॉइंट्स चेक है।
एक पॉइंट है बैरल, तो इसको बैरल पे नजर मारेगा, चैम्बर पे नजर मारेगा और मैगजीन होल को देखेगा। उसके बाद वेपन रिलीज करेगा, क्लिक करेगा ताकि उसका हैमर आजाद हो जाए। हैमर आजाद करने के बाद जो है सेफ्टी लगाएगा, फिर मैगजीन लगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो 5 रूल है वो फायर के हैं। फायर के रूल 5 कौन कौन से हैं? ठीक है, मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त, सांस पे काबू, ठीक हो गया, और ब्रीदिंग कंट्रोल, सांस पे कंट्रोल, और ट्रिगर कंट्रोल, ठीक हो गया। और उससे पहले जो ये 4 चीजों से पहले जो है स्टांस, खड़ा होना। आपने खड़ा किस तरीके से होना, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ठीक है। राइफल के साथ ये इस तरह खड़े हो जाए, ठीक है, इसको बाहर करके ये अंदर करके, ठीक हो गया। तो ये 5 चीजें वो हैं जो कि वेपन की सेफ्टी है, 5 चीजें वो हैं जो कि शूटिंग रेंज पे आप फायर कर सकते हैं, या फायर वैसे करना है तो वो आप वो 5 रूल है। ये 5-10 रूल जो हैं 5-5 अलग अलग, ये आपने ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, गाड़ियों की तलाशी, इंसानों की तलाशी लेना, ये भी एक तरीकाकार है, एक सब्जेक्ट है कि गाड़ियों को जो है वो किस तरीके से, ये मैं आपको इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप एक सिक्योरिटी माइंडेड बन जाएं, आपको इतनी इंफॉर्मेशन हो कि आप गार्ड को इन्फॉर्म कर सकें, आप क्लाइंट को ब्रीफ कर सकें, आप अपनी कंपनी को ब्रीफ कर सकें। और आप जो हैं जब गार्ड को ब्रीफ करेंगे तो वो आपको उसका फायदा होगा, उसका रिजल्ट आपको, ठीक है। हम लोग वैसे ही जाके गार्ड के ऊपर दही खा के ना चढ़ जाते हैं, वो क्या कहते हैं, गुड़ खा कर चढ़ जाते हैं, ठीक है। गुड़ होता है, दही होता है तो वो गुड़ खा के हम चढ़ जाते हैं। तरीकाकार ये है कि पहले हम उसको समझाएं। हम अपने बच्चों को समझाते हैं ना कि बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वो, तो उसके बाद हम उसको डांट डपटी करते हैं, उसको 2 लगा भी देते हैं। कंपनी का प्रेशर गार्ड के ऊपर, तो वो वाली चीज जो है ना वो खत्म होनी चाहिए। वो इतनी ज्यादा जो है वो बेचारे को प्रेशराइज करके और उसको, अच्छा फिर उसको बताएंगे नहीं, वो तुझे समझ नहीं है, ये गेट तो इसे खोलते हैं, तुझे ये पता नहीं है, तू गार्ड है फला। तो भाई तूने बताया कभी? वो बेचारा तो हिम्मत नहीं करता ना, तो क्या यार तूने बताया कभी? आपको पता है सर? आपको यार मुझे भी नहीं पता। तो ये बात है कि पहले उसको समझाएं, फिर उससे पूछ फिर आपकी बनती है कि आपने, अगर आपने एक ही कंपनी में रहना है और गार्डों को कंट्रोल करना है, लोकेशनों को कंट्रोल करना है और उनको जो है सिखाना है, और आप समझते हैं आपकी जिंदगी सुकून में आ जाए और गार्ड परफॉर्म सही करे, तो फिर ये चीजें आपने बतानी है। ये आप, वो कहते हैं कि जब अमन का दौर हो ना तो पसीना जो बहाता है वो उसका जंग में खून कम रहता है, ठीक है। तो जब आप ये चीजें उसको कन्वे कर देंगे, सिखा देंगे, समझा देंगे, तो फिर क्या होगा कि आप जो हैं फिर पुरसुकून हो जाएंगे। फिर आपको पता है कि गार्ड को मैंने समझाया है, सिखाया है, वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। रेडियो कम्युनिकेशन जो है, रेडियो सबको पता है क्या चीज होती है। अगला मेरा ये सवाल है कि रेडियो की रेंज कितनी होती है? एक वायरलेस सेट, 2 वॉकी टॉकी हैं, उसकी क्या रेंज है, आपस में कितने दूर तक बात कर सकते हैं? वॉकी टॉकी जो है इसमें 3 तरह के आते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको मालूमात सारी दे रहा हूँ। इसमें आता है UHF, HF और VHF। UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, HF हाई फ्रीक्वेंसी और VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। हम लोग जो सिक्योरिटी कंपनियां यूज कर रही है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। और इसकी जो आपस में रेंज है वो 1 किलोमीटर की होती है अगर ये मैदानी इलाका। अगर वहां पे बिल्डिंगे हैं, तारे हैं, पहाड़ हैं, बिजली के खंभे हैं, तो उससे जो रेंज है वो कम हो जाती है, उसमें वो 500 मीटर रह जाता है, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी, अच्छा फिर उसके साथ एक और चीज है, अगर रिपीटर लगा दिया जाए, रिपीटर एक और चीज होती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है, तो उसके सिग्नल फिर इस तरह होते हैं कि जैसे मोबाइल के होते हैं। यहाँ से आप एयरपोर्ट चले जाएं तो मोबाइल से मैं आपसे बात कर सकता हूँ, यहाँ से जो है वो हद चौकी चले जाएं तो आप मोबाइल से बात कर सकते हैं। तो रिपीटर से ये होता है फर्क, लेकिन वो रिपीटर यहाँ पे लगा हुआ है तो उसकी भी 50 या 60 या 100 किलोमीटर की रेंज होती है, उसके अंदर वो बात कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से इस्लामाबाद बात करनी है तो आपको फिर हर 50-60 किलोमीटर पे वो लगाने पड़ेंगे रिपीटर, ताकि उसकी रेंज जो है यहाँ से वहां तक बढ़े। दहशतगर्दी जो हो रही है उसके बारे में जो
टेक्निक है वो चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पे किसी दौर में ये होता था कि एक खुदकुश जो है वो भाग के किसी भी इदारे में घुस जाता था, गेट से खुले होते हैं, लोग सर्चिंग कर रहे थे, वो भाग जाता अंदर, भाग के किसी बिल्डिंग में जाके पड़ जाता। ये वाकयात शुरू में हुए जब खुदकुश हमला शुरू हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यार बंदा तो घुस जाता है, अब उन्होंने बैरियल सर्चिंग सिस्टम लोगों को पूछना शुरू कर दिया। अच्छा ये शुरू कर दिया तो वो खुदकुश नहीं जा सकता था, गेट पे ही ब्लास्ट हो जाता था। जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी पे वो गेट पे ही हुआ, सिक्योरिटी ने रोका, गेट पे कर दिया। फिर टेररिस्ट ने वो तरीकाकार अलग शुरू कर दिया कि दहशतगर्द आए, उन्होंने जो है पहले फायरिंग की, वो जितने सिक्योरिटी के लोग हैं पहले उनको मारा, उसके बाद खुद कुछ जाके अंदर जाके ब्लास्ट हो गया। समझ आ रही मेरी बात? तो टेररिस्ट टैक्टिक्स इसको कहते हैं। ये टेररिस्ट टैक्टिक्स जो है ये चेंज होता है, तब्दील होता रहता है। चोरी का तरीका तब्दील हो गया, अब आपने देखा है कि जंग का तरीका तब्दील हो गया। अब जो ईरान पे हमले की हुए तो वो अंदर से ही ड्रोन चला के उसके ऊपर अंदर से ही मारे। इसी तरह जो है यूक्रेन ने जो रूस पे हमला किया तो अंदर से ड्रोन, कोई सोच सकता था कि यार अंदर से ही जंग शुरू हो जाएगी अंदर से। तो टैक्टिक्स जो है वो नए आते जा रहे हैं। आपका चोरी का तरीका नया आ गया, आपका जो है डकैती का नया आ गया, आपका नए नए तरीके से जो है लोग, तो उस टैक्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। वो टैक्टिक्स आपको कहाँ से पता चलेगी, ये मेरा अगला सवाल। उसका सोर्स है वो है मीडिया, ठीक है, खबरें सारे सुनते होंगे, उस खबरों के ऊपर जो है एनालिसिस करें कि यार इसने, फिर उसके ऊपर ये देखें कि इसने यहाँ पे इस तरह का हमला हो गया, फलां सूबे में या फलां शहर में किस तरह का हुआ है, और उसमें जो है क्या इन्होंने तरीकाकार इस्तेमाल किया, किस तरीके से इन्होंने। तो आपको ये चीज़ जब पता होगी तो आप गार्ड को, देखो हम लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, हम उसके साथ जंग नहीं कर सकते टेररिस्ट के साथ, ना हमारे पास इतनी गोलियां होती हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें कोई थोड़ी बहुत समझ बूझ तो हो कि हम कुछ तो एक्शन करें, कोई एक दो डस डूस तो कर ही दें। समझ आ रही? इतना तो हो ना, हम कुछ तो हमारा नजर आए, अगले को ये पता चले मैंने सिक्योरिटी रखी है, तो सिक्योरिटी ने कोई एक्शन तो किया ना, ठीक है। जब गार्ड को समझ बूझ नहीं होती वो कोई एक्शन नहीं करता, वो फिर वो कहता है जी ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसे वो आपको अजीब किस्म का जो है वो आपको वो जस्टिफिकेशन उसकी देगा, ठीक है। तो जो मीडिया है, जो अखबार है, जो टीवी है, जो या जो फिर जो आपकी सोशल मीडिया है, इसके ऊपर बहुत सारी खबरें, वारदातें आती रहती हैं, वो आप उसको देखें, बगौर जायजा लें। आपको जो कोई कत्ल हुआ है, कोई अगवा हुआ है, कोई जो है चोरी हो गई है, कोई डकैती दहशतगर्दी हो गई है, तो कोई टारगेट किलिंग है, तो आपको उसको जो है आपको समझ में आसानी होगी कि यार अभी टैक्टिक्स क्या चल रहा है, और उस टैक्टिक्स के बारे में हम अपने लोगों को क्या ब्रीफ कर सकते हैं कि बेटा अब इस चीज़ का ख्याल रखो। अब पहले गन ऐसे लेके खड़ा था, अब लोग आए, आपने देखा टैक्टिक्स चेंज हुआ, गर घुमा दिया। अब आपने उसको बताया कि बेटा इधर नहीं खड़ा होना, आपने पोस्ट के अंदर खड़ा हो, और बंदूक आपने यूं रखनी है। इधर टैक्टिक्स चेंज है आपका, इधर तरीकाकार चेंज। समझ आई मेरी बात? ये छोटी सी मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ। पोस्ट ऑर्डर मैंने बताया कि हर पोस्ट का जो है वो अलग अलग उसका हिदायतनामा है, हर पोस्ट जो है उसका अलग एसओपी है, अलग ऑर्डर है। वो ऑर्डर आपने पर्चे पे लगा के कंप्यूटर से टाइप करके उर्दू में इधर लगा देना है पोस्ट के ऊपर, और गार्ड को समझा देना है। और आप गार्ड को वो इतनी समझ नहीं आएगी 20%, 30%, लेकिन उसको कुछ तो पता चलेगा कि आपने बताया तो है एटलीस्ट। अब कोई क्लाइंट आपसे शिकायत कर रहा है और डिमांड कर रहा है, इसमें शिकायत और डिमांड दोनों समझ आ गई है, तो उसको जो है आपने ऊपर तक पहुंचाना, और सिर्फ पहुंचा के आपने उसको बताया कि या सर वो उसको 12 बोर के बजाय वो कह रहे 2 2 3 दे दो, एक मिसाल है, तो आपने पहुंचा के खत्म नहीं कर देना। जो आपका सीनियर है उसके 10 काम और होंगे, हो सकता है आपके ऊपर मालिक है तो उसकी और चीजें होंगी, और आपने उसको अगले दिन फिर साहब उसका क्या हुआ, उसका मुझे बताएं क्या करना है, ठीक है। तो हमेशा काम को पुरसू किया करें। आपका सीनियर जो है वो आपसे चाहता यही है कि आप उसको असिस्ट करें, आप उसको बैकअप दें, आप उसकी कमर बने, आप उसकी कमर के पीछे खड़े हों, वो कहीं भूल जाए तो आप उसको याद कराएं, वो आपसे ज्यादा खुश हो। यार इस बंदे ने, आपको कहोगे 10 दिन बाद 20 दिन बाद वो मेल कर देता है, तो आप कहोगे साहब मैंने आपको बताया तो था, तो ये फिर काम नहीं है। आपने अपने पास नोट कर लेना है कि जी 21 तारीख को मैंने साहब को ये बताया था, और फिर 2 दिन बाद जो है फिर पूछा साहब इसका जो है क्या हुआ,
वो कहेगा हाँ यार ये ऐसा करो, वो अकाउंटेंट से पैसे ले लो और लाइसेंस वहां से पकड़ो और रेफरल चेंज कर दो, या कोर्ट से उठाओ फलां रेफरल दे दो। एक बात है, अगर आप खुद मजाज हैं, कई लोग जो है खुद होते हैं, अख्तियारी होते हैं, वो खुद कर देते हैं काम, या वो कोई काम ऐसा जो आप खुद नहीं कर सकते उसको पहुंचा के उसका ऑर्डर लेने का तरीका मैं आपको बता। अच्छा, ड्यूटी रोस्टर जो है ये लोग नहीं बनाते होंगे, तू डे में है, तू नाइट में है, तू उधर खड़ा हो जा, तू नाइट में ठीक है, तू डे में से ठीक हो गया। ये छोटी मोटी जगहों पे तो चलेगा, लेकिन कोई बड़ा इदारा है, जो दवाइयों की कोई कंपनी है या कुछ और ऐसे तमीज वाले लोग हैं, तमीज वाले आपके क्लाइंट हैं, क्लाइंट भी होते हैं ना, मुख्तलिफ जगह क्लाइंट भी होते हैं, तमीज वाले क्लाइंट, तो वहां पे प्रॉपर आप रोस्टर बनाएं। नदीम, काशिफ, आशिफ ये जो है डे में है, और ये वाले जो है आपके लोग जो है नाइट में हैं। और शिफ्ट अगर चेंज करनी पड़ती है तो उसका तरीकाकार शिफ्ट चेंज करने का ही है। कुछ तमीज वाला क्लाइंट होता है, वो आपको पेमेंट भी अच्छी करता है, गार्ड को खाना पीना रिहाइश भी ठीक ठाक देता है, तो फिर वहां पे जितना आपको आगे से मिल रहा है, चीजें मिल रही हैं आपको, वो उतना ही आप उसको बेहतर करने में आपको मदद मिलती है। और जो टिकट विकेट क्लाइंट है, जो 20,000 गार्ड को, तो वो आपकी अब क्वालिटी फिर उसको नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एक गार्ड को 35-37 हज़ार सैलरी मिल रही है, खाना पीना रिहाइश मिल रहा है, तो वहां पे आप क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। जब क्वालिटी को आप बेहतर करेंगे तो वो आपकी कंपनी का फायदा हो जाएगा, आपकी कंपनी आपसे खुश होगी, आपकी सैलरी को बढ़ा देगी। और दूसरा ये है कि कंपनी को फायदा ये होगा कि उसकी मार्केटिंग वो गार्ड भी कर रहा हो। ठीक है, किसी दवाइयों कंपनी के पास 2 गार्ड खड़े हैं, उन्होंने सूट बूट अच्छा पहना है, लाल वो बेल्ट पहना है, सिटी मार के इशारा करके रोक रहे हैं, तो कोई देखेगा यार कौन सी कंपनी फलां है। तो आपको आपकी जो मार्केटिंग है वो आपका गार्ड भी करता है, आपका क्लाइंट भी करता है, ये भी बताओ। जब पेट्रोलिंग करते हैं तो पेट्रोलिंग में जो है वो क्या चीजें चेक करते हैं। पेट्रोलिंग कितने किस्म की होती है, मेरा पहला सवाल। तो पेट्रोलिंग 2 किस्म की है, एक गाड़ी पे और एक पैदल। ठीक है, अब पेट्रोलिंग के दौरान जो है आपने ऑब्जर्व क्या करना है, मुशाहिदा किस चीज का करना है, किस चीज को देखना है। आपने गार्ड को बताया भाई ये चक्कर लगाया कर, ये बंगला है, इसके इर्द गिर्द जो है ना घंटे बाद चक्कर, अब वो चक्कर तो लगाए, वो देखेगा क्या, पेट्रोलिंग करने का फायदा क्या है। पेट्रोलिंग जो है उसका मकसद ये है कि आपने चक्कर लगाने का मकसद ये नहीं कि आप चक्कर लगा, आपने जो पेट्रोलिंग करनी है, इर्द गिर्द चक्कर लगाना है, तो आपने ये देखना है कि आया वहां पे जो खिड़की बंद होनी चाहिए बंद है, और उसके बाद दरवाजा लॉक होना चाहिए, तो बैक साइड वाला दरवाजा लॉक है। कोई लाइट अगर नहीं जलती, रात में अगर कर रहे हैं तो लाइट जला दो, या वो नहीं जली तो उसका किस तरीके से जलेगी। कोई फेंस लाइट है वो टूटी हुई है, दीवार टूटी हुई है, ताला कोई जो है खुला हुआ है, कोई चीज जो है वो गमले जो है वो गिरे हुए हैं जो कि सीधे होने चाहिए, तो उसकी फिर रिपोर्ट बनती है कि आया यहाँ पे जो कि नॉर्मल था उससे हालात चेंज हैं, तो इस पे जो है कुछ हुआ है। 1 घंटे बाद आपने चक्कर लगाया या 2 घंटे बाद लगाया, 2 घंटे पहले वो ठीक थी, सारी चीजें आपने ऑब्जर्व की। अब यहाँ पे जो है स्पीकर लगा है, अच्छा ठीक है जी, ये दरवाजा है, कुर्सी है, लोग बैठे हैं, मैं आगे जो चला, अब मैं सेकंड चक्कर में आया तो कुर्सी उल्टी है, स्पीकर जो है वो इसका मुंह इधर था, उधर है। ठीक है, और यहाँ पे कोई गमला है वो टूटा पड़ा है या गिरा पड़ा है, तो वो हालात जो है सिनारियो चेंज हो गया। तो वो चक्कर लगाने से हमें पेट्रोलिंग यूं घूमना नहीं है, पेट्रोलिंग का ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्व करना है, मुशाहिदा करना है चीजों का, कि सेठ ने ये कहा था या फैक्ट्री के मालिक या मैनेजर ने कहा था कि यार ये जो गेट है ये शाम 6 बजे के बाद बंद होना चाहिए। नाइट शिफ्ट वाला गार्ड चक्कर लगाता है 7 बजे, उससे देखा ये 8 बजे शाम के, यार ये खुला हुआ है क्यों। अब उसकी वजह मालूम करेगा भाई क्यों खुला हुआ है। अब उसका जो जिम्मेदार आदमी था जिसको लॉक करना था उससे रब्ता करेगा, हाँ भाई ये गेट खुला हुआ है यार, वो कहेगा हाँ यार वहां पे हमने कुछ सामान रात को निकालना है या डालना है, या कुछ बंदे ने आना है, या सेठ ने कहा था खोलो, कोई भी बात होगी, आपको तसल्ली हो जाएगी चल इसमें। लेकिन वो आपसे कहता है कि नहीं नहीं मैं कब यार उसको मैं बंद करके आया, तो आपको तो अभी खुला है। तो आपकी पेट्रोलिंग बताएगी कि वहां पे कुछ होगी, गड़बड़ हो गई है, वहां पे कोई बंदा उसको तोड़ के तो अंदर जो है वो घुस आए। ठीक है, तो क्यों कि आप पेट्रोलिंग का मकसद ये है कि रिस्क लेवल थोड़ा कम है, अगर रिस्क लेवल हाई है तो फिर तो आप डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं, गार्ड को सारे को खड़ा कर देते हैं, इधर भी इसको नहीं, इसको नहीं, रिस्क लेवल हाई है, बंगला है, नॉर्मल है या खाली है,
या ठीक है यार 2 गार्ड हैं तो एक बंदा पेट्रोलिंग करता है। अब आपकी पेट्रोलिंग से वो डिडक्शन हो जाएगी, उसका पता चल जाएगा कि कहाँ पे जो है वो मसला आ गया, मसला कहाँ पे आए, और यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे जो है ये गेट खुला हुआ था, तो आपकी उस पेट्रोलिंग, उस ऑब्जर्वेशन की वजह से जो भी बंदा उसको, जो भी चोर है या वैसे कोई आदमी जो अंदर घुसा है, वो डिडक्ट हो जाएगा, पकड़ा जाएगा।